Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. तो अमेरिका इसको एक प्रिजन के तौर पे यूज करता है और यहाँ पर उन सारे व्यक्तियों को पकड़ा गया, यहाँ पर रखा गया। और एक चीज आपको बता दूं, इस अरेस्ट में, इस डिटेंशन में किसी भी लॉ का पालन नहीं किया गया, ना ही उस देश का जिस देश का वो व्यक्ति होता था, ना ही अमेरिका के लॉ का पालन किया गया और ना ही जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनका पालन। कुवैत ने क्या किया कि देखो ड्रिलिंग कैसे होती है, ड्रिलिंग ऐसे करा, उसने खुदाई करा और उसके बाद अपने पाइप को ऐसे बिछा लिया और यहाँ पर इराक का एरिया था। मतलब क्या हुआ, जमीन के अंदर कुवैत ने ड्रिलिंग करा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा और उसके बाद इराक के एरिया में से तेल जुड़ा लिया। वहाँ पर अमेरिका ने अटैक कर दिया, मिसाइल से अटैक कर दिया और सोचो लोग वापस लौट रहे हैं, मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं वो वापस लौट रहे हैं, लड़ाई में तो हार गए ना, तो वापस लौट रहे हैं अपने देश, उन पे अटैक कर दिया। ये सरासर ह्यूमन राइट वायलेशन था, ये सरासर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसका वायलेशन है। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे मिसाइल थे, ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो कि इराक के रडार में भी कैच नहीं होते थे। आप निहत्थे सैनिकों पे नहीं वॉर कर सकते हो, रिट्रीटिंग आर्मी पर नहीं अटैक कर सकते हो। यहाँ पर अमेरिका ने किसी को नहीं सुना। I'm gonna die, aren't I? No. Say I'm gonna die. Live. Say your prayers. What are those people gonna do? All the elevators are blocked out. Oh my God! So both towers are now. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लेल इन केटवेल। दिस इज आयुष राज एंड आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मिडिल ईस्ट क्राइसिस। सो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें ये टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। सो सीबीएसई के नए सिलेबस के हिसाब से आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पूरा चैप्टर तो कवर करना ही है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर करने हैं जिसमें मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी आता है और हाँ अरब स्प्रिंग भी आता है, जिसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन को विजिट करोगे तो वहां पर अरब स्प्रिंग मिल जाएगा, जहां पर डिटेल तरीके से हम लोगों ने अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा है। राइट। सो इस वीडियो में दरअसल हम लोग मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से फर्स्ट गल्फ वॉर होता है, क्लिंटन ईयर्स के समय क्या उसके रिपरकशन देखने को मिलते हैं इन गल्फ कंट्रीज में। राइट। उसके बाद इराक इन्वेजन ऑफ 2003, 9/11 अटैक, इन सब के बारे में हम लोग दरअसल पढ़ेंगे। राइट। सो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करी जाएंगे और अगर आप बुक में देखोगे तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में ये टॉपिक्स नहीं है। दरअसल उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है यूएस हेजेमनी वाला, उसका ये पार्ट है। तो यूएस हेजेमनी चैप्टर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 2022 के बोर्ड्स के लिए आपको उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। राइट। जैसे सबसे पहले स्टार्ट होगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड क्या था, उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर, उसके बाद क्लिंटन ईयर्स, 9/11 अटैक्स एंड देन इराक इन्वेजन ऑफ 2003। बस इतना ही पढ़ना है। तो उन पॉइंट्स को यहां पर इस वीडियो में कवर किया जाएगा एंड एक्स्ट्रा इन्फो भी दी जाएगी, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग वीडियो के दौरान उन सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। सबसे पहले बात करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड के लिए। देखिए 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है, आपको पता है सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है, हम लोगों ने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में डिस्कस किया था। और हाँ, हम लोगों ने कोल्ड वॉर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी सभी का वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिया है और पार्ट वाइज भी अपलोड कर दिया है। तो जैसा भी आप कंफर्टेबल समझे आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। राइट। सो 1991 में जैसा कि हम लोगों ने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में डिस्कस किया था कि 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है। ठीक है। सो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश था, राइट, वो कोलैप्स कर जाता है, या सुपर पावर था एक, वो कोलैप्स कर जाता है। उसका एक परिणाम देखने को मिलता है कि अमेरिका अकेला सुपर पावर बच जाता है। मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद दुनिया में दो पावर थे, एक तरफ यूएसए था तो दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि बैलेंस बना हुआ था। ठीक है। और वो जो दौर था ना कंपटीशन का, कन्फेडरेशन का, ठीक है, उसको हम लोग कोल्ड वॉर कहते थे। तो वो तो अब खत्म हो गया ना, कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में जब सोवियत यूनियन ही कोलैप्स हो गया। तो दुनिया में कौन बचा? केवल अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे। तो आप कह सकते हो कि अमेरिका सुपर पावर से हाइपर पावर में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज अब उसको एक चैलेंज करने के लिए यूएसएसआर नहीं है। राइट। तो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स इससे बदलती है। 1991 के बाद से आप कहोगे कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल चुकी है। ठीक है। एक कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना, इसकी शुरुआत कहां से होती है? कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। आज जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं
उसका बहुत बड़ा जो एक पार्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए थे एंड सभी के लिए सरप्राइज भी था, बिकॉज सोवियत यूनियन सबसे बड़ा देश, एक सुपर पावर, वो कोलैप्स कर जाता है, ताश के पत्तों की तरह अचानक से गिर जाता है। किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये सुपर पावर डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। सो उसके बाद यूएसए अकेला पावर बचता है। तो एक कह सकते हो यहीं से शुरुआत हो जाती है यूएसए की हेजेमनी की, ठीक है। हेजेमनी को आप अगर आसान भाषा में समझना चाहो तो दादागिरी कह सकते हो, ठीक है, कि उसका डोमिनेंस अब देखने को मिलेगा, बिकॉज उसको चैलेंज करने के लिए अब यूएसएसआर नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूएस की हेजेमनी ना 1991 के बाद से ही शुरू हुई। यूएस ने एक हेजेमनी के तौर पे या एक हेजेमन के तौर पे 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद से ही एक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन सही मायने में ये चीजें उभर के कब आती हैं? जब कोल्ड वॉर खत्म होता है। तो ये चीज याद रखोगे कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूएस हेजेमनी पूरी दुनिया के सामने आती है। उससे पहले भी एक तरह से वो कर ही रहा था, लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए यूएसएसआर थी ना। तो ये आप कह सकते हो कि यूएस हेजेमनी 1991 में शुरू हुई, लेकिन इम्प्लिसिटली ये 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही शुरू हो गया था। हालांकि दुनिया को दिखा ये 1991 के बाद, राइट। सो वैसे अगर क्वेश्चन आए कि यूएस हेजेमनी कब से स्टार्ट होती है तो आप टिक करोगे कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, राइट, क्योंकि तभी विजिबल था, राइट। चलिए आगे हम लोग समझते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, और इन इंसिडेंट्स के थ्रू आप जानेंगे किस प्रकार से अमेरिका ने पूरी दुनिया में डोमिनेट किया है आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। 1990s का दौर रहे या 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड रहे या सेकेंड डिकेड रहे, तो उन दौरान जो अमेरिका है वो किस प्रकार से डोमिनेट करता है। हालांकि वो जो डोमिनेशन है अब धीरे धीरे वो फेड हो रहा है, बट इन करीब 20 सालों के दौरान, 30 सालों के दौरान अमेरिका ने किस तरह से दुनिया को डोमिनेट किया है, उन्होंने किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, और कोई उसको कहने वाला भी कुछ नहीं था। तो इस चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गल्फ वॉर से बात करते हैं। देखिए अगस्त 1990 में इराक इन्वेड करता है कुवैत को, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है इराक ने कुवैत को इन्वेड करा। कब? अगस्त 1990, एंड टू बी प्रिसाइज 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया। यहाँ पर इस मैप से आप ठीक ढंग से समझ पाओगे, ये जो आप ग्रीन देख रहे हो दैट इज इराक, बहुत बड़ा पार्ट है, एंड नीचे जो छोटा सा कंट्री देख रहे हो दैट इज कुवैत, ठीक है, कुवैत। एंड उसके बगल में ये जो कंट्री देख रहे हो दैट इज ईरान है, ऊपर में टर्की है। तो ये थोड़ा मैप को स्टडी करना भी आपको आना चाहिए। नीचे जो एक बहुत बड़ा कंट्री देख रहे हो दैट इज सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया है। ये सीरिया है, उसके बगल में सीरिया है। नीचे जॉर्डन है जिसका चलता रहता है इजराइल से काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम है। ये जो छोटा सा कंट्री है दैट इज़ लेबनान। लेबनान में ही बेस्ड है हिजबुल्ला, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जिनका इजराइल के साथ मसला चलता रहता है। और यहाँ पर जो एक कॉनिकल जो मैप देख रहे हो ना दैट इज़ इजराइल, और उसी के एरिया के अंदर में ही एक तरह से फ़लस्तीन भी है, और नीचे इजिप्ट है और उसके बगल में लीबिया है। तो ये पूरा मैप है। एंड नीचे अगर देखोगे तो ये अफगानिस्तान है एंड नीचे पाकिस्तान है, राइट। सो इराक ने क्या किया था, ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये सारी चीजें थी। सो इराक ने क्या किया कि 2 अगस्त 1990 को कुवैत पे हमला कर दिया, कुवैत पे इन्वेजन कर दिया। सो इन्होंने हमला क्यों किया था, इराक ने कुवैत पे हमला क्यों किया था, इसके कॉजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला कारण था डिस्प्यूट ओवर द डेट। देखिए इराक और ईरान के बीच में लड़ाई हुई थी, इराक और ईरान के बीच में लड़ाई हुई थी। तो अभी मैंने आपको मैप दिखाया, यहाँ पर फिर से आपको दिखा दूं, ये रहा इराक एंड उसके बगल में ये ईरान, बहुत बड़ा कंट्री, ठीक है। सो इराक और ईरान के बीच में लड़ाई होती है 1980 से लेकर 88 के बीच में, और उसमें जो कुवैत है ना, कुवैत है वो भी बेचारा पिस रहा था, ठीक है। ईरान वाले ना उसके ऊपर भी अटैक कर देते थे, उसके ऑयल फील्ड्स को जला देते थे, उस पर अटैक करते थे, ये सारी चीजें। तो कुवैत ने इराक की मदद करी। देखो लड़ाई किसके बीच में हो रही है, इराक और ईरान के बीच में, ठीक। और कुवैत पे भी अटैक हो रहा है, तो कुवैत ने क्या किया, इराक को मदद करा, इराक को बहुत सारा लोन दिया, ठीक है, मल्टी बिलियन डॉलर यहाँ पर लोन दिया गया इराक को, ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए। इसका परिणाम क्या होता है कि इराक और ईरान की लड़ाई बाद में खत्म हो जाती है, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि इराक जीत गया और ईरान जीत गया, एक स्टेलमेट पे ये रुक गया, ठीक है। कोई एक विजय नहीं घोषित हुआ, ऐसा कि इराक को बहुत फायदा हो गया, ईरान को फायदा हो गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद कुवैत ने बोला कि डियर इराक, अब मुझे पैसे मेरे वापस कर दो। हुआ क्या, आपने समझ लिया कि इराक और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो कुवैत ने इराक को लोन दिया। अब लड़ाई जब खत्म हो गई तो कुवैत ने बोला कि इराक भाई, अब मुझे मेरे लोन वापस कर दो, मैंने जो उधार दिया था तुम्हें लड़ाई लड़ने के लिए वो अब मुझे वापस कर दो। इराक बोला कि नहीं, हम ये जो डेट है वो आपको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से मैंने ही
आपको तबाह होने से बचाया है, तो ये उधार वगैरह सब हम वापस नहीं करने वाले। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। वैसे भी इराक के पास पैसे की कमी थी, लड़ाई इतने सालों तक, लंबे करीब 8 सालों तक लड़ाई चली थी इराक और ईरान के बीच में, तो इसके पास पैसे तो थे नहीं, इकॉनमी तो वैसे भी इराक की खराब हो गई थी। तो इराक ने बोला कि हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेंगे। पहला इशू ये। अब देखिए दूसरा इशू ऑयल प्रोडक्शन के लिए। ध्यान से समझिए इस चीजों को, ये आपको बुक में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी चीजों को समझने में। आपके दिमाग में आया होगा प्रश्न कि सर इराक ने क्यों कुवैत पे हमला किया, तो उसके कारण के बारे में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। सो ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर इशू हुआ। देखिए इराक की इकॉनमी क्या है, खराब है। तो इराक चाहता था कि मैं ऑयल बेचकर अपनी जो इकॉनमी है उसको सुधारूं, ऑयल बेचकर अपनी इकॉनमी सुधारूं। इसके लिए जरूरी है कि ऑयल के प्राइसेस जो है ना वो हाई रहे। ऑयल के प्राइसेस हाई रहे ना, तो मैं जो तेल बेचूंगा ना तो वो ज्यादा दाम पे बिकेगा और मेरा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इराक ने क्या बोला कि कुवैत तुम क्या करो, ऑयल के प्रोडक्शन को कम कर दो। जब आप जानते हो कि मार्केट में जब सप्लाई कम होता है, मार्केट में क्या होता है, जब सप्लाई कम होता है तो प्राइसेस क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं। सोचो जब मार्केट जाते हो और वहां पे आलू प्याज कम अवेलेबल होता है तो उसके भाव क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इराक ने बोला कि कुवैत भाई तुम क्या करो कि ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दो। इसके कारण क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल कम अवेलेबल होगा तो ऑयल के दाम बढ़ेंगे और ऑयल बेच कर हम क्या करेंगे, अपनी इकॉनमी को ठीक कर लेंगे। कुवैत ने बोला कि नहीं, ये हम नहीं करने वाले, ठीक है, हम क्यों अभी सप्लाई, तुम्हारे लिए हम सप्लाई कम करें। तो ये भी एक बड़ा इशू था। ठीक, उसके बाद क्या इशू था कि कुवैत ने क्या किया, इराक का तेल चुरा लिया। देखो ये देखो ये चीजें कैसे हो रही थी। इराक है, इराक के नीचे कुवैत है, ठीक है, बॉर्डर लगते हैं इन दिनों के। कुवैत ने क्या किया कि देखो ड्रिलिंग कैसे होती है, ड्रिलिंग ऐसे करा, उसने खुदाई करा और उसके बाद अपने पाइप को ऐसे बिछा लिया और यहां पर इराक का एरिया था। मतलब क्या हुआ, जमीन के अंदर कुवैत ने ड्रिलिंग करा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा और उसके बाद इराक के एरिया में से तेल चुरा लिया। तो ये भी एक बड़ा मसला था। अब इराक चिढ़ गया कि तुम मेरे एरिया में से क्यों तेल चुरा रहे हो, अब मुझे हट जाना दो। अब वो हट जाने की बात के लिए तो मैं हो गया कि नहीं हमको इतना चाहिए, तो वो कह रहा है कि नहीं हम इतना नहीं दे सकते, इतना ही दे सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। उसके बाद इराक का क्लेम था, एक हेजेमनिक क्लेम था। इराक कहता था कि ऑटोमन्स के समय में, ऑटोमन एम्पायर आपने पढ़ा होगा, ऑटोमन एम्पायर जो है ना मुस्लिम एम्पायर, बहुत बड़ी मुस्लिम एम्पायर थी, इस्तांबुल उनका कैपिटल हुआ करता था। तो ऑटोमन एम्पायर के समय में ना इराक का पार्ट हुआ करता था, इराक का पार्ट ही हुआ करता था कुवैत, ठीक है। तो कुवैत जो है ना वो मेरा ही पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया कुकर में, जिसके कारण कुवैत एक अलग देश बन गया। तो ऑटोमन वाले समय को हम लोग मानते हैं और कुवैत को हम अपना पार्ट बनाएंगे, तो इसलिए इन्वेजन कर दिया, ठीक है। दरअसल माइंड में ये चीजें थी इराक को कि अगर कुवैत भी मेरा पार्ट हो जाएगा तो पर्शियन गल्फ वाला जो इलाका है वो इलाका मेरे पास खुल जाएगा और सी का जो एक्सेस है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इराक का देखोगे तो सी का एक्सेस उसके बहुत कम है, ठीक है। तो अगर कुवैत वाला हिस्सा मिल जाएगा तो सी का एक्सेस मिल जाएगा और साथ ही साथ कुवैत का तेल भी मिल जाएगा। तो यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि दरअसल क्यों लड़ाई किया गया, क्यों इन्वेजन किया गया कुवैत का। जरा पहला कि डेट की बात आ रही थी, कुवैत ने जो डेट दिया, अब लोन दिया था, अब वो मांग रहा था और इराक देने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा कि ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर इशू था, इराक कह रहा था कि कुवैत भाई तुम भी प्रोडक्शन कम करो ताकि मेरे जो तेल है ना वो महंगे बिके और मेरा इकॉनमी बढ़िया हो, तो वो कुवैत करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा कि कुवैत ने तेल की चोरी करी थी। चौथा कि इराक एक तरह से क्लेम कर रहा था कि ऑटोमन के समय में ये जो कुवैत है ना वो हमारा ही पार्ट हुआ करता था, तो आज भी ये हमारा ही पार्ट होना चाहिए। तो ये कुछ कॉजेज है जिसके कारण से ये लड़ाई शुरू होती है। और 2 अगस्त 1990 को, क्या डेट मैंने बताई, 2 अगस्त 1990 को इराक कुवैत पर हमला कर देता है, ठीक है। जैसे ही हमला होता है, द यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसका एक पार्ट, सो इस दोनों ने ही इस इन्वेजन को कंडेम किया, उसका विरोध किया और उसकी भर्त्सना करी। सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत ही रेजोल्यूशन पास किए और इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, ठीक है। कुछ दिनों में, 3-4 दिनों के अंदर में इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए कि इराक के साथ कोई दुनिया में ट्रेड नहीं करेगा। मतलब एक प्रेशर बनाने की कोशिश करी गई कि इराक कुवैत को अपने कंट्रोल में ना ले ले। सोचिए इराक में उस समय शासन था किसका, सद्दाम हुसैन का। ये भी आप चीज याद रखो, इराक के उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, सद्दाम हुसैन, ठीक है। सद्दाम हुसैन जो कि
अमेरिका के फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है। उनका जो एटीट्यूड था ना, या जो मोड ऑफ गवर्नेंस था, वो वेस्टर्न पावर के लिए हॉस्टाइल था, ठीक है। तो अगर इराक कुवैत को कैप्चर कर लेता, और अगर ये समझिए चीजों को, उस जमाने में अगर इराक कुवैत को कैप्चर कर लेता तो दुनिया के टोटल ऑयल का 25% के आसपास तेल उसके कब्जे में हो जाता। तो सोच सकते हो, दुनिया में ऑयल जिसके कब्जे में आ गई तो एक बहुत बड़ा पावर उसके कब्जे में आ गया। दुनिया तेल से ही चलती, ठीक है। बाद में अमेरिका कुछ 2000 के आसपास उसके सेल गैस की डिस्कवरी हो जाती है, तो फिर वो इस पेट्रोलियम पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, मिडिल ईस्ट के पेट्रोलियम पे, तो वो चीज़ होती है। लेकिन उस जमाने में अगर दुनिया में जितना भी तेल है उसका 25% तेल आपके कब्जे में आ जाए, तो सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। और ये डर सता रहा था अमेरिका को कि तेल सद्दाम हुसैन के हाथों में चला जाएगा। इस कारण से सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास करा और उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 1991 तक एक डेडलाइन दिया गया कि इस तारीख तक इराक कुवैत से वापस आ जाए। अगर 15 जनवरी 1991 तक इराक कुवैत से वापस नहीं आता है, उसको विड्रॉ नहीं करता है, तो हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। ये किन्होंने कहा? यूनाइटेड स्टेट एंड यूएनएससी ने, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है। यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हो उस समय के यूएस प्रेसिडेंट को, जॉर्ज H.W. बुश। उन्होंने कहा था, आवर जॉब्स, आवर वे ऑफ लाइफ, आवर ओन फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वुड ऑल सफर इफ कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट ऑयल रिजर्व फेल इनटू द हैंड्स ऑफ सद्दाम हुसैन। तो आप देख सकते हो कि मेन कंसर्न क्या था, कि जो तेल है वो सद्दाम हुसैन के हाथों में जाने वाला था। Our objectives in the Persian Gulf are clear. Our goals defined and familiar. Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. राइट, एंड यूएस ने यहां पर एक्शन लिया और उसके बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के इमरजेंस की उन्होंने बात करी। कि उन्होंने कहा, जॉर्ज H.W. बुश ने, उन्होंने कहा एक नई दुनिया शुरू हो रही है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस और यूएसएसआर के बीच में तकरार चल रही थी। अब एक नई दुनिया की शुरुआत थी जिसमें यूएस डोमिनेट करेगा, यूएस के इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम होंगे। अभी तक क्या हो रहा था यूनाइटेड नेशंस में, कोई भी मसला आता था तो उसमें दोनों देश के बीच में तकरार होती थी। अगर उसके इंटरेस्ट की बात है तो दूसरा उस पर वीटो लगा देता था या दूसरा उसको रोक देता था। मतलब दुनिया दो भागों में बटी हुई। लेकिन जो यूएसएसआर का डिसोल्यूशन है उसके बाद अब अमेरिका की सुनी जाएगी। अमेरिका का जो इंटरेस्ट है दैट इज द पैरामाउंट, दैट इज द सुप्रीम। और इसी चीज को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने कहा था, इमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। सो इसके बाद शुरू होता है द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपको इस चैप्टर में जो भी ऑपरेशंस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सो एक मैसिव कोलिशन फोर्स तैयार करी जाती है, करीब 6,60,000 ट्रूप्स की फ्रॉम 34 कंट्रीज। मतलब अमेरिका तो है ही, साथ ही साथ उसके साथ 34 और भी कंट्रीज हैं और सभी लोग अटैक करते हैं इराक पे। और बता दूं आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स है ही, साथ ही साथ 34 कंट्रीज भी हैं इसमें। एंड इसका सैंक्शन किन्होंने दिया था? यूएनएससी में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि 15 जनवरी 1991 तक अगर इराक वहां से वापस नहीं आता है, कुवैत को आज़ाद नहीं करता है, तो हम अटैक करेंगे। और उसी का परिणाम ये हुआ कि 6,60,000 ट्रूप्स की एक आर्मी, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें और भी कई सारे कंट्रीज हैं, उन्होंने इराक पर अटैक कर दिया। और इसको जाना जाता है द फर्स्ट गल्फ वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से यही वॉर, यही ऑपरेशन जाना जाता है। लेकिन ये जो फोर्स था ना, ये जो आप फोर्स देख रहे हो, इसमें 75% फोर्सेस अमेरिकन थे, जिसको लीड कर रहे थे जनरल नॉर्मन स्काउस्कॉफ। और इसको आप कह सकते हो कि यूएस डोमिनेटेड फोर्सेस थी। सद्दाम हुसैन जो उस समय इराकी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था दिस वुड बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, 100 लड़ाइयों की एक लड़ाई हम देख लेंगे। लेकिन परिणाम जैसा सोचा था सद्दाम हुसैन ने, वैसा बिल्कुल नहीं आता है। यहां पर वन साइडेड लड़ाई लड़ी गई, एक तरफा। ह्यूमन हिस्ट्री में एक तरफा लड़ाइयों में यह भी एक एग्जाम्पल के तौर पे शरीक हो गया, बिकॉज इसमें यूएस के मिलिट्री एडवांसमेंट को दुनिया ने देखा। इराक के जो भी मिलिट्री वेपन्स थे, जो भी मिलिट्री फैसिलिटीज थे, वो अमेरिका के सामने और अमेरिकन लेड फोर्सेस, कोलिशन फोर्स के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए।
अमेरिका के पास ऐसे ऐसे मिसाइल थे, ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो कि इराक के रडार में भी कैच नहीं होते थे। नाइट गॉगल्स का यूज किया गया था, नाइट विजन गॉगल्स का, जिससे जो फोर्सेस हैं, जो आर्मी है कोलिशन फोर्स की, वो रात में भी देख सकते हैं। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबका उपयोग किया गया और एक तरफा लड़ाई में इराक को हरा दिया गया। बहुत आसानी से इराक को हरा दिया गया और इराक को कुवैत से विड्रॉ करना पड़ा। और इस वॉर ने रिवील कर दिया कि अमेरिका के पास मिलिट्री वेपन्स का कितना बड़ा जखीरा है और टेक्नोलॉजी में वो दुनिया में कितना ज्यादा एडवांस है। अगर आप मिलिट्री एडवांसमेंट की बात करोगे तो इराक और दुनिया के किसी भी स्टेट से बहुत ज्यादा ताकतवर है अमेरिका। और आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिलिट्री पे खर्चा है वो अमेरिका ही करता है, राइट। एंड कुछ ऑब्जर्वर्स ने इस लड़ाई को कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर भी कहा था, बिकॉज इसको लोगों ने टेलीविजन पर देखा। जैसे आप कंप्यूटर में गेम खेलते हो ना, ये कुछ ऐसा ही था। वीडियो गेम खेलते हो ना, बिल्कुल ऐसा ही था। लोगों ने अपने घरों में बैठकर टेलीविजन पे ये लड़ाइयां देखी। इसको टेलीविजन वॉर भी कहा जाता है। तो इसको कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर, इन सब नामों से जाना जाता है, राइट। तो ये चीजें पता होना चाहिए आपको। एंड इस लड़ाई में ना यूएस को प्रॉफिट भी हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ कि उसने जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया से बहुत सारे पैसे लिए कि तुम भी लाओ, पैसे लाओ, हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उतने खर्चे नहीं हुए अमेरिका के। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पैसे अमेरिका ने ले लिए जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरेबिया से, लेकिन लड़ाई में उतना खर्च नहीं हुआ अमेरिका का। तो अमेरिका के लिए टोटली विन विन सिचुएशन रहा। आसानी से कुवैत से जो इराकी फोर्सेस है उनको भगा दिया गया। और आपको बता दूं कि इस इंसिडेंट के बारे में आपने एक मूवी देखा होगा, दैट इज एयरलिफ्ट। अक्षय कुमार की मूवी है, काफी अच्छी मूवी है। उसमें भी इसी इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। अगर आपने उस मूवी को देखा हो तो आपको पता है कि उस समय क्या इंसिडेंट रहा था, क्या सिचुएशन रहे थे, राइट। सो यहाँ पर एक और तस्वीरें निकल के आती हैं, हाईवे ऑफ डेथ। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हो जिस रोड का, दरअसल ये कुवैत सिटी, कुवैत का जो कैपिटल है ना, दैट इज कुवैत सिटी। ये उससे बसरा जो कि इराक में। तो दरअसल हो क्या रहा था कि जो इराकी फोर्सेस हैं वो कुवैत से वापस लौट रहे थे। सोचिए, इराकी फोर्सेस कुवैत से वापस लौट रहे हैं, ठीक है। एक रोड पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, वहां पर अमेरिका ने अटैक कर दिया, मिसाइल से अटैक कर दिया। और सोचो, लोग वापस लौट रहे हैं, मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं वो वापस लौट रहे हैं। लड़ाई में तो हार गए ना, तो अब वापस लौट रहे हैं अपने देश, उन पे अटैक कर दिया। ये सरासर ह्यूमन राइट वायलेशन था। ये सरासर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है उसका वायलेशन है। आप निहत्थे सैनिकों पे नहीं वॉर कर सकते हो, रिट्रीटिंग आर्मी पर नहीं अटैक कर सकते हो। यहां पर अमेरिका ने किसी को नहीं सुना, किसी की नहीं सुनी। अमेरिका के इंटरेस्ट सुप्रीम है, ये यही चीजें दर्शाती है। अमेरिका एक हेजेमन के तौर पे अब बिहेव करने लगा था और विजिबल था ये। तो हाईवे ऑफ डेथ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने बहुत ज्यादा कंडेम किया है। वन ऑफ द ब्लैक लेटर्स में ये लिखा जाएगा, हाईवे ऑफ डेथ। सैनिक लौट रहे हैं, उन पे आपने अटैक कर दिया, लड़ाई नहीं चल रही अभी, वापस रिट्रीटिंग आर्मी पे आपने अटैक कर दिया। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट। अब आपके सामने एक प्रश्न है, दरअसल दो प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, राइट। अगर आपने अभी तक चीजों को ध्यान से पढ़ा है, सीखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स को रेगुलरली चेक करता हूं और आप भी ये जान पाओगे कि आपने क्या कुछ सीखा है, राइट। सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर वाज जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और वाज इट रिचर्ड निक्सन। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से इनमें से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। It is also known as the First Gulf War. It was majorly dominated by US forces. It was against the Iraqi invasion of Kuwait और the Al-Qaeda terrorists were main targets. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको प्रथम खारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में दरअसल यूएस फोर्सेस ने डोमिनेट किया था और ये जो ऑपरेशन है ना, ये इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत के अगेंस्ट में किया गया था। और चौथा ऑप्शन है कि अलकायदा टेररिस्ट इसमें मेन टारगेट्स थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
और मैं आपको वापस से याद देता हूं कि वीडियो को पॉज करना है अभी और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर मेंशन करने हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग करोगे, जरूर करोगे। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, सर्टन रीजन का प्रश्न है कि यूएस में एक्चुअली मेड प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट गल्फ वॉर, मतलब अमेरिका ने प्रॉफिट कमाए थे फर्स्ट गल्फ वॉर से। रीजन कहा जा रहा है कि यूएस रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया देन इट हैड स्पेंट ऑन वॉर, कि यूएस ने जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया से जितने पैसे लिए लड़ाई लड़ने के नाम पर उससे कम खर्चे किए थे। तो सर्टन रीजन का सवाल है, तो आपको बताना है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों ही सही है सर्टन रीजन, तो क्या इनके बीच में रिलेशन बनता है और क्या सर्टन जो है ना वो रीजन पे लाई करता है या नहीं, तो आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर जवाब दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने कि विच सिचुएशन वाज टर्म्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब यूएस प्रेसिडेंट जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश थे, राइट, इनको जॉर्ज बुश सीनियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इनके जो पुत्र होते हैं वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जॉर्ज बुश सीनियर की, या फिर आप कह सकते हो कि जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की, ठीक। उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कब कहा था? जब यूनाइटेड नेशन ने परमिशन दिया था ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म का, या फिर जब यूनाइटेड स्टेट ने परमिशन दिया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का, या फिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था उस समय में, या फिर इराक की जब लड़ाई में हार जाती है उस चीज को उन्होंने नए वर्ल्ड की शुरुआत का दर्जा दिया था, राइट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, दैट इज द क्लिंटन ईयर्स। सो हम लोग समझते हैं कि इस पॉइंट में या इस पीरियड में क्या हुआ था। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने बात करा अभी कि इराक को हरा दिया जाता है और कुवैत से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, कुवैत को आजाद करवा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस लड़ाई में जीतने के बावजूद भी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, वो चुनाव हार जाते हैं और उनकी जगह पर नए प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम होता है बिल क्लिंटन। तो आपको बता दूं कि बिल क्लिंटन की जो पार्टी थी ना, दैट वाज डेमोक्रेटिक पार्टी, और अमेरिका में आपको पता होगा कि मेनली टू पार्टी वहां पर डोमिनेट करती, डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जो थे ना, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ये भी आप नोट कर लेना, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक, रिपब्लिकन पार्टी। एंड यहां पर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं बिल क्लिंटन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के होते हैं। और जैसे अभी आपको पता होगा कि अभी यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। इवन कि बराक ओबामा के बारे में आपने सुना होगा, सो बराक ओबामा भी रिपब्लिकन पार्टी से, सॉरी, डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। एंड रिपब्लिकन पार्टी की बात करो तो आप अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना होगा, जो अभी लास्ट प्रेसिडेंट थे, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। 1992 के इलेक्शन में बिल क्लिंटन जीतते हैं एंड उसके बाद जो अगला इलेक्शन होता है 1996 का, उसमें भी जीत जाते हैं। मतलब कि बिल क्लिंटन लगातार 8 सालों के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। 1992 पहली बार, दूसरी बार 1996। और हाँ, आपको बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 4 सालों का होता है और अमेरिका के प्रेसिडेंट केवल 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते। सो क्लिंटन के वर्षों में क्या हुआ था? दरअसल क्लिंटन साहब ने, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सॉफ्ट इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया रादर हार्ड पॉलिटिक्स के। सॉफ्ट इश्यूज मतलब जैसे डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा तवज्जो दिया, उस पर ज्यादा एम्फेसिस डाला रादर कि हार्ड पॉलिटिक्स का। हार्ड पॉलिटिक्स मतलब जैसे मिलिट्री पावर को बिल्ड करना, सिक्योरिटी को एनहांस करना, मतलब इन्होंने सॉफ्ट इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दिए, लेकिन हार्ड इश्यूज को भी उन्होंने रखा। लेकिन आप कह सकते हो कि सॉफ्ट इश्यूज पे ज्यादा इन्होंने फोकस करा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुराने जो प्रेसिडेंट थे वो सब लड़ाइयों में इन्वॉल्व है, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, सिक्योरिटी को एनहांस करने में, नहीं, इन्होंने थोड़ा बहुत सॉफ्ट इश्यूज पे भी आप कह सकते हो कि हार्ड इशू के ऊपर इनको दर्जा दिया, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि क्लिंटन के समय में कोई मिलिट्री कैंपेन अमेरिका ने नहीं लड़ा, बिल्कुल ऐसा मत आप सोचिएगा कि क्लिंटन साहब केवल डेमोक्रेसी, क्लाइमेट और वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर ही वो फोकस करते रह गए, नहीं, उन्होंने ज्यादा फोकस किया, ये आप कह सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ उनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़े, मतलब उनको हार्ड पॉलिटिक्स की तरफ भी जाना पड़ा। क्या होता है 1998 में अमेरिका की एम्बेसी होती है, कहां पर? नैरोबी में और दार एस सलाम में। दार एस सलाम कहां है? तंजानिया में, और नैरोबी कहां है? कीनिया में। याद रखोगे 1998 में यूएस की एम्बेसी आप जानते हो कि जो दूतावास होता है, जैसे इंडिया के दूतावास ना दुनिया के अलग अलग देशों में होंगे और दुनिया के देशों के दूतावास हमारे देश में होंगे, जहां पे एम्बेसडर बैठते हैं।
सो 1998 में केन्या की राजधानी नैरोबी और तंजानिया के एक शहर दार एस सलाम, दरअसल तंजानिया में ना जो एक तरह से वो जो कैपिटल है ना वो अपना शिफ्ट करना चाहते हैं, दोदोमा में शिफ्ट करना चाहते हैं। ऑफिशियल कैपिटल तो तंजानिया का दोदोमा है, लेकिन वो आज तक शिफ्ट नहीं हो पाया, तो दार एस सलाम से ये चीजें चलती है। दार एस सलाम में अमेरिका की एम्बेसी थी तंजानिया की, और केन्या के जो एम्बेसी थी, केन्या में जो एम्बेसी थी अमेरिका की, वो वहां की राजधानी नैरोबी में। तो वहां पर क्या होता है कि 1998 में अटैक होता है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो कि कुछ मलबे हैं जिसमें उस अटैक के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और इस अटैक को जिम्मेवारी ली थी उस समय के जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज अल-कायदा। अल-कायदा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक रेडिकलिज्म पर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अमेरिका के ऊपर अटैक करा और वो अटैक किया था केन्या और तंजानिया में। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उसी समय ऑर्डर दिया कि अब हम लोग अल-कायदा के बेसिस पर अटैक करेंगे। अल-कायदा के बेसिस थे उस समय सूडान और अफगानिस्तान में हैं, दोनों ही इस्लामिक कंट्री हैं, ठीक है। तो वहां पर एक ऑपरेशन शुरू होता है जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किस ऑपरेशन के बारे में बात करा था? डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में। डेजर्ट स्टॉर्म जब फर्स्ट गल्फ वॉर था, और अभी जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये किस चीज के अगेंस्ट में था कि अमेरिका की जो एम्बेसीज थी केन्या और तंजानिया में, उस पर जब अटैक होते हैं तब अल-कायदा बेसिस पर जो रिटेलिएशन में अमेरिका अटैक करता है, इसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो इस ऑपरेशन के बारे में आप याद रखोगे। एंड इस ऑपरेशन में भी अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स, यूएन सैंक्शन, इंटरनेशनल लॉ की कुछ नहीं सरा। उन्होंने बॉदर भी नहीं किया कि कुछ ये भी होगा, और बॉम्बिंग कुछ इस प्रकार से करी गई, इस प्रकार से बॉम्बिंग करी गई कि कितने सारे सिविलियंस मारे गए, लेकिन अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका ने जब सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के बेसिस पर टारगेट करना शुरू करा क्रूज मिसाइल्स के थ्रू, तो उस समय जो सिविलियंस थे वो भी मारे जाते थे, क्योंकि जो हथियार होते हैं वो ये नहीं देखते हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी। वो तो सीधा अटैक करते हैं, और लड़ाइयों में बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए। इसके अलावा कोसोवो में भी एक इशू होता है, राइट। देखिए कोसोवो को अगर आप देखोगे तो ये रहा कोसोवो, और ये किसका पार्ट है? यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था। यूगोस्लाविया जो आपने पढ़ा था तीतो के बारे में, तो उसी का पार्ट हुआ करता है यूगोस्लाविया देश का। लेकिन यूगोस्लाविया का भी डिसोल्यूशन होता है, उसके अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और मैसेडोनिया, सर्बिया, वोस्वोदेनिया, तो ऐसे अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। सो कोसोवो में क्या इशू था? देखिए कोसोवो के इशू को अगर आपको समझना है तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। दरअसल क्या होता था कि ये सब एरिया ना क्रिश्चियन इलाके होते थे, ये सारा इलाका क्रिश्चियन इलाका होता था। लेकिन 14वीं सेंचुरी के आसपास ऑटोमन्स का कब्जा यहाँ पे हो जाता है, तो ये जो एरिया है ना ये ऑटोमन्स के कब्जे में आ जाते हैं। और ऑटोमन्स आप लोग जानते हो कि मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना ये मुस्लिम हो गई, मतलब इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेजोरिटी किसकी हो गई? मुस्लिम्स की। सो कोसोवो वाला जो ये इलाका है ना, इसमें बहुत सारे अल्बेनियाई लोग आ गए थे। अल्बेनिया नीचे में आप देख रहे हो, तो अल्बेनिया के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी यहाँ पर बस गए थे। तो कोसोवो का जो डेमोग्राफी है ना वो चेंज हो गया जब इन लोगों के हाथ से गया था। ये जो पूरा ये देख रहे हो सर्बिया का जो इलाका हुआ करता था, ये सर्बिया का पार्ट हुआ करता था कोसोवो। तो जब इनसे छूटा तो उस समय कैसा था कोसोवो? क्रिश्चियन इलाका था। लेकिन जब ऑटोमन्स ने इसको छोड़ा, ऑटोमन्स ने कब छोड़ा? वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद ऑटोमन्स इस इलाके से गए, तो इलाका कैसा बन गया था? कोसोवो की अगर बात करें तो कोसोवो एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया बन गया था, ठीक है। मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका बन गया था, और इसमें अल्बेनियाई लोग ज्यादा रहते थे, बिकॉज यहाँ से माइग्रेट कर चुके थे ऑटोमन के समय में। अल्बेनियाई लोग ज्यादा रहते थे। अब देखिए सर्बिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। सर्बिया को जब कोसोवो उनसे छूटा था तो ये क्रिश्चियन बहुल इलाका था, अब जो मिला है तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड या मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका है। अब देखिए कोसोवो को उन्होंने वापस से अपना पार्ट बनाने का सोचा, लेकिन कोसोवो के लोग इस चीज के लिए राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि कोसोवो जो है ना वो एक अलग कंट्री के तौर पे आए, मतलब वो कोसोवो को आजाद रखना चाहते थे, ठीक है। सो कोसोवो को इंडिपेंडेंस दिलवाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे एग्जिस्टेंस में लाना चाहते थे। लेकिन सर्बियाई लोग ने बोला कि भाई तुम क्यों अलग हो रहे हो, अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे आप बनना चाहते हो, हम तुम्हें कुछ ऑटोनॉमी दे देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? कुछ ऑटोनॉमी दे देते हैं, ठीक। मतलब इंडिपेंडेंस तो उन्होंने नहीं दिया, कोसोवो को उन्होंने अलग तो नहीं किया, बट उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर को बहुत सारी ऑटोनॉमी दी गई थी कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख लो, ठीक है, कि वहां पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा, वहां का फ्लैग अलग होगा एंड सो ऑन। तो ऐसे ही कुछ कोसोवो को भी बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ठीक। लेकिन कोसोवो के लोग इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि जो हमारे जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारी जो डेमोग्राफी है ना वो आपसे अलग है, एथनिसिटी आपसे अलग है, तो हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना है। एनीवे सर्बिया ने क्या किया, इस चीज का
इस चीज को दूर करने का फैसला लिया और सर्बिया क्या करते थे, जो यहाँ पर लोग है ना उसमें डेमोग्राफी को चेंज करने का सोचा उन्होंने। कोसोवो में कौन से लोग हैं सबसे ज्यादा? मुस्लिम, ठीक है। तो उन लोगों को उन्होंने उस वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए पहले उनको जॉब से निकालना शुरू कर दिया। जो बच्चे होते थे उनको स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, ताकि यहां से मुस्लिम लोग यहां से माइग्रेट कर जाएं। तो कोसोवो में मुस्लिम मेजोरिटी मतलब एथनिक चेंज लाने की कोशिश करी गई थी और इस चीज का विरोध कर रहे थे कोसोवो के लोग। तो कई बार ये टसल चलता रहता था, कन्फ्रंटेशन चलता रहता था। एंड हद तो तब हो गई जब 1998 के बाद यहाँ पे सर्बियाई गवर्नमेंट ने और यूगोस्लाविया की गवर्नमेंट ने दरअसल कोसोवो में एथनिक क्लिंजिंग शुरू कर दी। क्लिंजिंग मतलब आप कह सकते हो कि वहां पे लोगों को मारना शुरू कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थे, अल्बेनियाई थे। इस एथनिसिटी के लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया ताकि वहां की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। और इस चीज में इंटर करता है अमेरिका। 1999 में यूएस ने नाटो फोर्सेस को साथ में लिया और उन्होंने यूगोस्लाविया की गवर्नमेंट के ऊपर बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी। और यूगोस्लाविया का जो भी ये एक्शन था अल्बेनियाई पॉपुलेशन को दबाने का, अल्बेनियाई लोगों को दबाने का, उस चीज के रिस्पॉन्स में नाटो फोर्सेस यहां पर आती है और इसका परिणाम ये होता है कि यूगोस्लाविया के उस समय जो लीडर थे स्लोबोदन मिलोशेविक, उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम बहुत सही ढंग से सुलझ नहीं जाता है। आज भी नाटो की फोर्सेस कोसोवो में स्टेशन है। कोसोवो के बारे में आपको बता दूं कि ये तो सिचुएशन हुआ ही, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन तो ये हुआ कि कोसोवो में जो प्रॉब्लम चल रहा था एथनिक क्लिंजिंग, वो सब तो यहाँ पर कम हो गई। यूगोस्लाविया की जो मिलोसेविक की गवर्नमेंट है वो भी कम हो गई। कोसोवो में लेकिन इशूज आज तक भी उसके रिपरकशन देखने को मिलते हैं। कोसोवो ने 2008 में अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया, ठीक है। और 2008 में इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया कि मतलब हम एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो भी देश हैं अमेरिका के फॉलोअर, तो उन लोगों ने तो मान लिया। और आपको बता दूं कि इंडिया कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर नहीं मानता है। ना इंडिया मानता है, ना रशिया मानता है, ये सब देश नहीं मानते, ठीक है। कुछ ही देश बचे हैं जिन्होंने अभी तक कहा है कि हम आपको नहीं मानते। तो इंडिया क्या मानता है कि कोसोवो नाम का कोई देश वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोसोवो सर्बिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। 2008 में उसने तो अपना कर दिया है, लेकिन इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। तो कोसोवो का इशू भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आप मत सोचना कि जो क्लिंटन के जो टाइम में मतलब क्लिंटन का जो शासन था उस समय में केवल सॉफ्ट इशूज पे फोकस किया गया। नहीं, सॉफ्ट इशूज पे बिल्कुल ज्यादा फोकस किया गया, जैसे क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों पे फोकस किया गया, लेकिन उसको करना पड़ा, ठीक है। उनको जो कोसोवो वाला प्रॉब्लम था उसमें भी अपने मिलिट्री को यूज करना पड़ा। एंड जो दार एस सलाम और नैरोबी में जो एम्बेसी पे अटैक हुए उसके बाद इनफाइनाइट रीच प्रोग्राम भी, ऑपरेशन भी चलाना पड़ा था। तो ये चीजें हुई थी। तो क्लिंटन ईयर वाला ये इशू हो गया। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 5th क्वेश्चन है आपके सामने, रीजन का सवाल है। ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर द यूएस गवर्नमेंट फोकस मोर ऑन सॉफ्ट इशूज। रीजन कहा जा रहा है कि क्लिंटन डिड नॉट यूज मिलिट्री पावर एनीवेयर। आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्लिंटन के शासनकाल में जो यूएस था उन्होंने सॉफ्ट इशूज पे ज्यादा ध्यान दिया। रीजन कहा जा रहा है, कारण कहा जा रहा है कि क्लिंटन ने कहीं भी मिलिट्री पावर का यूज नहीं किया दुनिया में। आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है, एसएलसी रीजन बेस्ड। सो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जब आप जवाब दोगे ना सो उस समय क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। 6th क्वेश्चन है आपके सामने कि हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट हु ऑर्डर्ड ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अगेंस्ट अलकायदा। सो यूएस प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने अलकायदा के अगेंस्ट में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू करा था? बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज एस.डब्ल्यू बुश और इज इट जिमी कार्टर? तो आपको जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। पर्सनली उन क्वेश्चंस को चेक करता हूं और अगर आप गलती करते हो तो उसका वहीं पर आपको रेक्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, राइट। अब जिस इंसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वाटरसाइड मूवमेंट इन आवर कंटेम्पररी हिस्ट्री, 9/11 अटैक। 11 सितंबर 2001 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दुखी, आतंकित और गुस्से से ओतप्रोत कर दिया। ये खबर आती है अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कटिंग है, यूएस अटैक, hijacked jets destroyed Twin Tower and hit Pentagon in day of terror। ये कुछ तस्वीर आप देख सकते हो जिसमें इस वानगी को दिखाया गया है कि उस दिन क्या हुआ, राइट। हालांकि मैं एक वीडियो इंक्लूड कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए और उस चीज को फील करने की कोशिश करें, उस ट्रॉमा को, इस इंसिडेंट को फील करने की कोशिश की कि क्या घटा होगा उसमें। Number 1 has been stabbed and number 5 has been stabbed. Sam, what I call from Washington. I have a situation with Americans learned a possible hijack. Eddie, talk to me. Eddie, are you there? Eddie? Eddie?
plane just what? 737. It what? The World Trade Center. Who are you talking to? Oh God. Oh my God. What are those people gonna do? All the elevators are blocked out. Oh my God. So both towers are now. Okay, now I got an aircraft 6 miles east of the White House. I'm on the 83rd floor. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Liv, say your prayers. We're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. Now. A new type of war. That's what it is. वीडियो देखा आपने, उसमें आपने पाया होगा कि जो अमेरिका के जो बिल्डिंग है, कहाँ की बिल्डिंग है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मैनहट्टन में ये बिल्डिंग है। उसके 2 टावर्स थे, नॉर्थ टावर एंड साउथ टावर। उस पे अमेरिका की ही जो प्लेन थी, हाईजैक प्लेन, उसने आकर सीधा सीधा हिट कर दिया। यहाँ पर आप प्लेन को आते हुए देख रहे होंगे। सोचो, एक प्लेन इधर से आती है और सीधा सीधा एक बिल्डिंग में किसी एक फ्लोर को जाकर हिट कर देती है। उसके कुछ ही देर बाद दूसरे बिल्डिंग को भी ऐसे ही हिट किया जाता है। तो ये सब घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। सो हुआ क्या था उस दिन? देखिए, उस दिन 4 प्लेन्स हाईजैक किए गए थे। हाईजैक मतलब आप जानते हो कि जो आतंकवादी थे उन्होंने अपने कब्जे में लिया। 4 प्लेन अमेरिका के ही प्लेन थे। वो अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। उसमें कुछ आतंकवादियों ने उन प्लेन्स को अपने कब्जे में ले लिया। 4 प्लेन। और किन आतंकवादियों ने? अगेन अलकायदा के आतंकवादियों ने, जो कि डिफरेंट अरबियन कंट्री से आए हुए थे। ठीक है, उन्होंने अपने कब्जे में लिया 4 प्लेन को, और 2 प्लेन उन्होंने मारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के न्यूयॉर्क में है, और उसके 2 टावर, नॉर्थ टावर एंड साउथ टावर पे। तीसरा जो प्लेन था उसने अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर्स था, जिसको हम लोग पेंटागन बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटागन बिल्डिंग, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटागन की तरह, तो इसको पेंटागन बिल्डिंग कहा जाता है, जहां पर अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स है। जैसे हमारे देश में रक्षा मंत्रालय होगा ना, तो रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर्स होगा, तो उसी प्रकार से अमेरिका में जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर्स था, जो कि आर्लिंगटन वर्जीनिया में स्थित है, पेंटागन बिल्डिंग। वहां पर एक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्लेन ने यहाँ आकर हिट करा। एंड चौथा जो प्लेन था वो जो सैंक्सन वैली है पेंसिल्वेनिया में, वहां पर क्रैश कर जाता है, बिकॉज उसके अंदर में जो लोग बैठे हुए थे, उस प्लेन में जो लोग बैठे हुए, उनकी और आतंकवादियों के बीच में हाथापाई हुई और लोगों ने कंट्रोल करना चाहा, तो इस कारण से जो प्लेन है उसका कंट्रोल खो जाता है और वो एक जगह पे वैली में जाकर वो क्रैश कर जाती है पेंसिल्वेनिया में। लेकिन उसका जो डायरेक्शन था ना, उससे ये प्रतीत होता है कि वो यूएस कैपिटल बिल्डिंग को हिट करने वाला था, बिकॉज उसका जो डायरेक्शन था ना, मतलब वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी वहां से वॉशिंगटन पड़ता था। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, और वहीं पर कैपिटल बिल्डिंग है। कैपिटल बिल्डिंग मतलब कांग्रेस, यूएस कांग्रेस का बिल्डिंग है। यूएस कांग्रेस, इसमें हमारे देश की जैसे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, तो हमारे देश में इसको संसद कहते हैं ना, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि कांग्रेस वहां की पार्टी है, नहीं। यूएस कांग्रेस मतलब वहां की पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट किस बिल्डिंग में लगती है? जैसे हमारे यहाँ पे संसद भवन में लगता है ना, वैसे प्रकार से वहां पर किस बिल्डिंग में लगती है? कैपिटल बिल्डिंग, तो वॉशिंगटन डीसी में। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो प्लेन है ना, चौथा प्लेन, वो हिट करने वाला था कैपिटल बिल्डिंग को। हालांकि कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि बगल में ही व्हाइट हाउस था, उसको भी हिट करने जा रहा था, बट आपके बुक में एनसीईआरटी में जो कैपिटल बिल्डिंग है उसका नाम दिया गया, तो आप उसको याद रखोगे। ठीक है, सो कैपिटल बिल्डिंग को हिट करने वाला। तो ये जो घटना थी, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ब्लो था, राइट। सोच सकते हो, दुनिया का एक सुपर पावर और उस पर इतना बड़ा अटैक हो जाता है, करीब 3000 लोग मारे जाते हैं। कैसे मारे हो गए होंगे सोचो आप। वो जो टावर थे, नॉर्थ टावर एंड साउथ टावर, उस पे डायरेक्टली एक प्लेन उड़ के आता है और उसके किसी फ्लोर को हिट करता है। ठीक, उसमें लोग मारे गए होंगे। ठीक, उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह नीचे मलबे में तब्दील हो जाती है। सोच सकते हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें सैकड़ों फ्लोर्स होंगे, सीधा सीधा नीचे गिर जाती है। तो उसमें जितने लोग थे उसमें से ज्यादातर लोग मारे गए।
साथ ही साथ वो बिल्डिंग जो गिरी उसके बगल में जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स में भी आग लग गई, उसमें भी लोग मारे गए। जो फायर फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी उस आग को बुझाने में, उसमें भी कई लोग मारे गए और जो लोग बच गए उनको आज तक सांस की लंग्स की बीमारी है। पेंसिल्वेनिया में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी सारे लोग मारे गए। मतलब चारों प्लेन में तो कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, प्लेन में जितने व्यक्ति थे सारे मारे गए। पेंटागन वाली जो बिल्डिंग है वहां पर भी कई लोग मारे गए। सोच सकते हो ये कितना बड़ा और कितना भयानक आतंकवादी हमला था। 3000 लोग के आसपास लोग मारे जाते हैं और कई हजार लोग घायल होते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो उस त्रासदी को, शायद आप फील करने की कोशिश करो। यूएस ने इस अटैक को कंपेयर किया जब एक जमाने में ब्रिटिशर्स ने वाशिंगटन पे हमला किया था 1814 में, और जापानीज लोगों ने जब पर्ल हार्बर पे 1941 के दिसंबर में अटैक किया। पर्ल हार्बर आप जानते हो हवाई आइलैंड जो है, वहां पर एक नेवल बेस हुआ करता था अमेरिका का। तो अमेरिका वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटर नहीं होना चाहता था, बट जब जापानीज आर्मी ने वहां पर अटैक कर दिया तो उसके बाद अमेरिका इसमें ऐड होता है। तो इस अटैक से कंपेयर किया, लेकिन ये किसी अटैक से या किसी इंसिडेंट से कंपेयर करने वाली घटना नहीं थी। ये अपने आप में बहुत भयानक घटना थी जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। दुनिया के हिस्ट्री में या पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आता है ये मूवमेंट 9/11। इसके बाद यूएस के उस समय के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये वही है जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, उन्हीं के बेटे हैं जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। उसके बाद 2 टर्म के लिए बिल क्लिंटन आते हैं और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिनको जॉर्ज बुश जूनियर भी कहा जाता है, ये प्रेसिडेंट बनते हैं और इन्होंने बदला लेने का फैसला किया। He started a crackdown on global terrorism। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है उसके खिलाफ एक लड़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो उन्होंने क्या कहा। The attack took place on American soil, but it was an attack on the heart and soul of the civilized world. And the world has come together to fight a war, and different war, the first, and we hope the only one of the 21st century. A war against all those who seek to export terror, and a war against those governments that support or shelter. George W. Bush. ये अटैक भले ही अमेरिकन सॉइल पे हुआ है, लेकिन ये पूरे दुनिया में जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उनके दिलों, उनकी आत्मा पर अटैक है। ये केवल अमेरिका पे अटैक नहीं, और अब दुनिया एक साथ रिटेलिएट करेगी और ये अकेली लड़ाई होगी जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को खत्म कर देगी। ये लड़ाई उन सभी लोगों के खिलाफ होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, ये लड़ाई उनके अगेंस्ट में भी है। ये कुछ लाइंस हैं जिससे आप इंटेंसिटी समझ सकते हो कि अमेरिका किस गुस्से में था। अब उसने बदला लेने का सोचा। यहां से शुरू होता है द ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर। ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर, ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर मतलब दुनिया भर में जो टेररिज्म है उसके खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी जाए, बदला लेने का। और आपको बता दूं कि आपने जब नाटो के बारे में पढ़ा होगा तो नाटो जो 1949 में एग्जिस्ट में आया था, नाटो का एक आर्टिकल 5 है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं नाटो के, उन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब उसको बचाने के लिए आएंगे और उसके खिलाफ अटैक करेंगे। मतलब कि जो भी देश उनके खिलाफ आया है, मान लो कि नाटो का एक देश है, उस पर किसी ने अटैक कर दिया तो नाटो के जितने भी बाकी देश होंगे ना वो सब रिटेलिएट करेंगे, सब बदला लेंगे। मतलब अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ द नाटो। ये आर्टिकल 5 में लिखा गया नाटो के चार्टर में। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान, पूरे दौरान, सोच सकते हो कोल्ड वॉर के दौरान ही बना था नाटो, लेकिन उस पूरे दौरान कभी भी आर्टिकल 5 का यूज नहीं किया गया और पहली बार नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 को यूज किया जाता है और उसमें लिखा हुआ है कि अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। अब जो भी देश है नाटो के, जो भी मेंबर्स हैं, सारे लोग, और साथ ही साथ जो नाटो के मेंबर नहीं भी है, जो अमेरिका के साथ है और इस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के पार्ट बने, सभी लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू। और उसी का एक पार्ट था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का एक पार्ट है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। अब हम लोग समझते हैं कि ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम दरअसल था ये 9/11 के अटैक्स में जो भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ लड़ाई थी। 9/11 अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है ना कि जो मंथ है वो पहले लिखा गया और डेट बाद में लिखा गया। हम लोग क्या करते हैं, इंडियंस हैं, तो हम लोग अगर 11 सितंबर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अमेरिकन जो लोग होते हैं वो मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 9 नवंबर को, नहीं, ऐसा नहीं था।
11 सितंबर को हुआ था, ठीक है, ये डेट अगर इंडियन साइड की बात करें तो 9/11 अटैक में जो भी लोग शामिल थे उनसे बदला लेना है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम में यही चीज है। राइट, सो 9/11 का जिम्मेवारी किन्होंने लिया? अगेन अलकायदा, जिसका बेस था जो कि छुपा हुआ था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में उस समय पे शासन था तालिबान का, जो कि वापस से अभी आ चुका है, वापस इसी साल 2021 में। तो तालिबान का शासन वापस से अफगानिस्तान में आ गया ना। तो उस जमाने में ये बात हो रही है 2001 की, उस जमाने में तालिबान का ही शासन हुआ करता था अफगानिस्तान में, बीच में डेमोक्रेसी आ गई थी, वापस से तालिबान आ गए। तालिबान की गवर्नमेंट को कहा गया, अमेरिका ने कहा कि आप उसामा बिन लादेन को मेरे हवाले करो। उसामा बिन लादेन कौन? अलकायदा का कमांडर, जिसने जिम्मेवारी ली थी कि एक अटैक मैंने कराया है, उसामा बिन लादेन। अमेरिका ने बोला कि इसको और जो भी लोग 9/11 अटैक के पीछे है उसको मेरे हवाले करो। तालिबान ने मना कर दिया और उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर स्टार्ट करा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अफगानिस्तान में अटैक होता है, तालिबान को आसानी से वहां पर उखाड़ फेंका जाता है, और उसके बाद से आज तक 2021 तक जो अमेरिका है वो थी, लेकिन अब इसी साल वो विड्रॉ कर गई, उसके बाद वापस से तालिबान आ गया। तो तालिबान का रेजिम है वो आसानी से वहां पर ओवरथ्रो कर दिया गया। लेकिन तालिबान और अलकायदा के जो रेमिनेंट्स है, मतलब कि उसके जो मलबे है आज भी है, और यहाँ पर मलबे की क्या बात है, तालिबान तो वापस से अपने जिस प्रकार में था वैसे ही वापस आ गया है, या उससे ज्यादा ही ताकतवर है, तो वापस से पावर में आ चुका है। ठीक है, तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ये था। इस चीज में भी, इस अटैक में भी ह्यूमन राइट्स के कई सारे वायलेशंस किए गए। यूएस फोर्सेस ने पूरी दुनिया से लोगों को उठाया, लोगों को अरेस्ट करा। सोचो, यूएस इतने गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि जिस भी देश में उसको ये लगता था कि इस देश में यहाँ पर ये आदमी ना इस अटैक के पीछे हो सकता है, 9/11 अटैक के पीछे हो सकता है, उसको उठा लेता था, अरेस्ट कर लेता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि उसको लगा कि बांग्लादेश में ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश में ये एक व्यक्ति है, और ये जो व्यक्ति है ना ये 9/11 अटैक में शामिल था, तो बिना बांग्लादेश की गवर्नमेंट को पता चले बगैर, मतलब बिना उनकी परमिशन के, बिना उनको पता चले, इस आदमी को पकड़ के ले जाया जाता था अमेरिका के द्वारा। ऐसे अलग अलग देशों के साथ करे गए बिना उस देश की गवर्नमेंट को पता चले, और उसको एक देश से दूसरे देश ट्रांसपोर्ट करके फिर वो अमेरिका अपने कंट्रोल में ले जाता था, और उनको रखा जाता था यहाँ पर। ये आप तस्वीर में देख सकते हो, ये कुछ वहां की तस्वीरें हैं कि किस प्रकार से उनको अरेस्ट किया जाता था। उन सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता था, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था अलग अलग कंट्रीज के थ्रू, और उनको एक सीक्रेट प्रिजन में रखा जाता था, जो कि सीक्रेट प्रिजन कहाँ होता था? ग्वांटानामो बे में। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो, ये है यूएस, और इसके नीचे एक देश है क्यूबा। क्यूबा में एक जो जगह है उसका नाम है ग्वांटानामो बे। ग्वांटानामो बे जो है ना वो अमेरिका के अंदर में, ठीक है, तो अमेरिका इसको एक प्रिजन के तौर पे यूज करता है, और यहाँ पर उन सारे व्यक्तियों को पकड़ा गया, यहाँ पर रखा गया। और एक चीज आपको बता दूं कि इस अरेस्ट में, इस डिटेंशन में किसी भी लॉ का पालन नहीं किया गया, ना ही उस देश का जिस देश का वो व्यक्ति होता था, ना ही अमेरिका के लॉ का पालन किया गया, और ना ही जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनका पालन किया। इसका मतलब ना ही इंटरनेशनल लॉ की सुनी गई, ना ही उस देश के लॉ की सुनी गई जहां से लोगों को अरेस्ट किया जाता था, ना ही यूएस के लॉ की बातें सुनी गई। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को पता ही नहीं है, अलग अलग देशों के लोगों को, इवन की परिवार वालों को भी नहीं पता है कि उसके परिवार का एक व्यक्ति जो है वो अमेरिका ने उसको अरेस्ट कर लिया। उस देश को भी नहीं पता है कि हमारे देश से एक व्यक्ति को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया। आप उसके खिलाफ अगर मान लो कि पता भी चल गया कि अमेरिका ने पकड़ा है, तो आप केस भी नहीं कर सकते। अमेरिका का जो लॉ है उसका भी पालन नहीं किया गया, और आप वहां पे केस भी नहीं कर सकते, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का भी वो पार्ट नहीं था। इस प्रकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए गए। इवन की यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव को भी अलाउ नहीं था कि वहां पर उस प्रिजनर से मिल सके, ना ही ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके। और उसके बाद देखो ये चीज है, यहाँ पर ये तस्वीर है, ये किसकी तस्वीर है आप लोग जानते होंगे, ओसामा बिन लादेन। इसको ढूंढने की कवायद कई सालों तक चली, और फाइनली 2011 के 2 मई को ये कहां पर मिलता है? एबटाबाद, पाकिस्तान में, ऑब्वियसली, और कहां मिलेगा भाई? सो पाकिस्तान के एबटाबाद में ये मिलता है, और घर में होता है, अमेरिका को पता चलता है। यूएस के जो नेवी सील्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, वो उतरते हैं कुछ चॉपर से, और रात में इसको मारकर इसकी बॉडी को ले जाते हैं, और बॉडी को समंदर में कहीं फेंक देते हैं। फाइनली ओसामा बिन लादेन से जो बदला था, जिसने 9/11 अटैक करा था, वो बदला लिया, और अमेरिका ने सोचो कितने साल बाद, 10 साल। और ये जो ऑपरेशन था जो कि यूएस ने चलाया था, यूएस के नेवी शील्ड्स इसमें आए हुए थे, बहुत खतरनाक हुआ। तो उन्होंने
इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इसका ऑपरेशन का नाम था नेपच्यून स्पीयर। ये भी आप याद रख सकते हो, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत ओसामा बिन लादेन को मार दिया। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको अटेम्प्ट आपको करना है कमेंट बॉक्स में। असरसन है कि आफ्टर 9/11 अटैक्स सस्पेक्टेड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वे आर बीइंग अरेस्टेड। कि 9/11 के अटैक के बाद पूरी दुनिया से सस्पेक्टेड लोगों को अरेस्ट किया गया। रीजन कहा जा रहा है कि इस चीज में यूएस ने इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया और साथ ही साथ यूएस का जो लॉ था उसको भी फॉलो किया। तो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, आप उनमें से अटेम्प्ट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन है कि 9/11 अटैक्स वाज डन बाय। 9/11 का जो अटैक था वो किसके द्वारा किया गया था? हमास के द्वारा। ये सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हमास, हिजबुल्लाह, बोको हराम या फिर अल-कायदा। कमेंट सेक्शन में आप इन क्वेश्चन को जरूर राइट। The next event was the Iraq invasion of 2003. इसके बारे में हम लोग जानते हैं, राइट। देखिए हुआ क्या, 19 मार्च 2003 को यूएस लेड एक कोलिशन फोर्स थी जिसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया दैट इज नोन एज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखिए मैंने बार बार आपको कहा है कि आपको ऑपरेशन के नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि क्या किसका क्या इंटेंट था, राइट। ये इन्वेजन हुआ था इराक के अगेंस्ट में। किसने करा था? यूएस लेड कोलिशन फोर्सेस ने, और इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें दे सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार से इन्वेजन करा गया था। ये यूएस लेड फोर्सेज है, कोलिशन फोर्स है, और उन्होंने इराक के अलग अलग शहरों में बॉम्बार्डिंग करी थी, राइट। वहां पर मिसाइल्स लॉन्च किए थे। इस मिशन में अमेरिका के साथ 40 और कंट्रीज थे शामिल। अगर टू बी प्रिसाइज हो तो 49 कंट्रीज है। बाद में जब रिपोर्ट आया था तो 49 कंट्रीज ने अमेरिका का साथ दिया था। और इस कोलिशन का नाम कोलिशन ऑफ द विलिंग भी कहते हैं बिकॉज यूएन ने इसके लिए सैंक्शन नहीं दिया था, मैंडेट नहीं दिया था। जैसा आपने जो फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में पढ़ा था, तो फर्स्ट गल्फ वॉर में मैंने क्या बताया था कि यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन पास करके भेजा था ना वहां पर फोर्सेस, लेकिन इस बार यूनाइटेड नेशन ने मैंडेट देने से मना कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की अनुमति नहीं दी थी और इसलिए इसको कोलिशन ऑफ द विलिंग कहा जाता है। इट मींस अमेरिका ने कहा कि जिस देश को अगर हमारे इस ऑपरेशन का पार्ट बनना है तो बन सकते हैं। मतलब देश अपनी इच्छा से इस ऑपरेशन को ज्वाइन कर रहे थे, इसलिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को कोलिशन ऑफ द विलिंग भी कहा जाता है। और इसमें कितने देश शामिल थे? 40 से ज्यादा देश इसके पार्ट बने थे। यूएस ने क्या एलिगेशन लगाया? दरअसल ये क्यों ऐसा इन्वेजन किया गया था? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यूएस ने क्यों इराक पे ऐसे ही हमला कर दिया 2003 में, 19 मार्च 2003 को। दरअसल यूएस ने ये एलिगेशंस लगाया कि इराक ना WMDs डेवलप कर रहा है। दरअसल WMDs क्या होते हैं? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कोई भी ऐसा वेपन जो कि न्यूक्लियर हो या रेडियोलॉजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, कोई भी वेपन हो जो कि एक बार में बहुत सारे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है, ऐसे वेपन्स को WMDs कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि इराक ना WMDs को डेवलप कर रहा है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला था। कुछ दिन पहले ही जो यूएन की एजेंसी है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव इराक को विजिट करने गए थे और उन्होंने कोई एविडेंस इसका नहीं पाया, कोई ट्रेस नहीं पाया कि हाँ इराक WMD डेवलप कर रहा है। लेकिन ये अमेरिका की दादागिरी ही थी कि उसने इस चीज को, इस ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया था। तो इसके पीछे क्या मेन मोटिव था? दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए तो अमेरिका ये कह रहा था कि इराक WMD डेवलप कर रहा है, इसलिए हम लोग अटैक कर रहे हैं, उसको WMD डेवलप करने से रोकना चाहते हैं। लेकिन दरअसल अमेरिका की एक सोच क्या थी? वो सोच ये थी कि इराक के ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करना है। दरअसल सोच ये थी कि जो हॉस्टाइल गवर्नमेंट है सद्दाम हुसैन की, उसको वहां से हटा देना है और अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट को वहां पर एस्टैब्लिश करना है। दरअसल इस नियत के साथ अमेरिका ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, दैट वाज नोन एज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। दुनिया को बताने के लिए अमेरिका ये कह रहा था, पॉपुलर पर्सपेक्टिव उसने ये डाला था कि WMDs डेवलप कर रहा है इराक, लेकिन जो हिडन मोटिव था अमेरिका का वो ये कि इराक के ऑयल फील्ड्स पे अपना कंट्रोल और साथ ही साथ वहां पर इराक में अमेरिका की जो फ्रेंडली गवर्नमेंट है उसको वहां पर बैठाना। इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का? सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट आसानी से वहां पर गिर गई। ठीक है, ये आप देख सकते हो तस्वीर में, ये है सद्दाम हुसैन इराकी प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट गल्फ वॉर में भी थे और इस इराक इन्वेजन ऑफ 2003 में भी ये उसी समय ये भी यही प्रेसिडेंट थे, राइट। इस लड़ाई में क्या होता है कि यूएस अपने 3000 मिलिट्री पर्सनल्स को खो देता है, मतलब यूएस की तरफ से 3000 लोग मारे जाते हैं। वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह की एट्रोसिटीज करी गई। 50,000 इराक के सिविलियंस मारे गए, ठीक है, निर्दोष नागरिक मारे 50,000। अगेन वन साइडेड था और इतने लोग मारे गए।
लेकिन वहाँ के लोग अमेरिका के इस रवैये से खुश नहीं थे और इराक में इंसर्जेंसी शुरू हो गई। अमेरिका के खिलाफ एक तरह से वहाँ के लोगों में गुस्सा बहुत उबल पड़ा कि भाई हम लोगों ने कोई गलती नहीं करा, हम कोई WMDs डेवलप नहीं कर रहे थे, आपने क्यों इन्वेजन करा था। ठीक है, तो ये चीज़ है, वहाँ पर इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी के समय की अगर बात करें तो अगर आप अभी देखोगे, इतने साल तो बीत गए हैं 2003 के बाद से, तो देखने को ये मिलता है कि ये यूएस का जो इन्वेजन था बोथ एक मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर था, बिकॉज उसको कुछ हासिल भी नहीं हुआ और साथ ही साथ इराक एक फेल्ड स्टेट बन गया। वहां पर आईसिस वगैरह डेवलप हो जाएंगे। आईसिस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आपको पता होगा आतंकवादी संगठन है। तो इराक वाले इस क्षेत्र में कुछ ऐसे ही इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और फेल्ड स्टेट बन जाता है। बहुत सालों तक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं बरकरार हो पाती, ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो अमेरिका का ये जो पूरा ऑपरेशन था ना, ये पूरी तरह से आप कह सकते हो एक फेलियर ही था। अगेन आपके सामने कुछ प्रश्न है। दरअसल 9th क्वेश्चन में आपसे मैच करने के लिए पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ऑपरेशन और उसके कारण क्या थे, कब वो इवेंट हुआ था, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। आप एक कॉपी में इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो और याद रखना। तो आपको मैच करने के लिए बोला जा रहा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन फाइनाइट रीच, ग्लोबल वॉर एंड टेरर, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और यहाँ पर 4 उसके दिए गए, इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत, डेवलपमेंट ऑफ WMDs, यूएस एम्बेसी अटैक ऑन केन्या एंड तंजानिया, 9/11 अटैक। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज लॉन्च इन 2003, मतलब इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में लॉन्च किया गया था। यूएस ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 9/11 के बाद स्टार्ट करा। ग्वांटानामो बे एक यूएस नेवल बेस था पनामा में, जिसको प्रिजन के तौर पे यूज किया गया आफ्टर द 9/11 अटैक। या फिर तालिबान रेजिम वाज इजीली ओवरथ्रोन इन अफगानिस्तान आफ्टर यूएस इंटरवेंशन। तो इसके बारे में आपको बताने कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 11th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिगार्ड टू ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से इनमें से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मोर देन 40 कंट्रीज ज्वाइंड इन द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग टू इन्वेड इराक। बी ऑप्शन है कि द रीजन गिवन फॉर इन्वेडिंग इराक वाज टू प्रिवेंट इन फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। द एक्शन वाज टेकन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द यूएन। या फिर डी, द यूएस लेड कोलिशन डिड नॉट फेस मेजर रेजिस्टेंस फ्रॉम इराकी फोर्सेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। राइट, सो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अगर आपको हिंदी में जानना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 40 से ज्यादा कंट्रीज इस यूएस लेड इन्वेजन में इराक के अगेंस्ट में जो किया गया था उसमें उसने यूएस को ज्वाइन किया। और जो इराक को इन्वेड किया गया था उसके पीछे कारण ये दिया गया था कि इराक WMDs डेवलप कर रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, और इस एक्शन को यूएन ने अप्रूव किया था पहले। और इसके साथ डी ऑप्शन है, यूएस लेड कोलिशन डिड नॉट फेस मेजर रेजिस्टेंस फ्रॉम इराकी फोर्सेस, मतलब इराकी फोर्सेस ने कुछ ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस किया नहीं। तो ये चीज है। नेक्स्ट, द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज लॉन्च्ड ऑन, मतलब किस तारीख को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको जवाब देने हैं। सो कंक्लूड करते हैं हम, तो एक बार रिवीजन हो जाए क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन हैं और उसके नाम आपको याद रखने, तो उस चीजों को एक बार और रिवाइज करते हैं ताकि वो चीजें आपको ज्यादा बेहतर ढंग से याद रख सकें। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। सो ये क्यों हुआ था? दरअसल ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है ना वो 1991 में करा गया था। ठीक है, ये दरअसल क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत। ठीक है, कुवैत पे कब इन्वेजन किया गया था ये भी चीज आप याद रखो, 2 अगस्त 1990 को। एंड डेडलाइन कब तक दिया गया था कि इराक को निकलने के लिए कि भाई तुम निकल जाना, तो 15 जनवरी 1991। ठीक है, और उसके 2 दिन के बाद ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया जाता है। ये यूएस और इसको एक तरह से कह सकते हो मैंडेट दिया था यूएन ने, यूएनएससी ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, जिसमें यूएस प्लस 34 कंट्रीज थे। ठीक है, प्लस 34 कंट्रीज थे, लेकिन इसमें से ज्यादातर जो आर्म फोर्सेस थे ना वो 75% आप कह सकते हो यूएस की तरफ से थे, और इसको लीड भी कौन कर रहा था? यूएस के ही कमांडर जो थे वही कर रहे थे। तो ये चीज आप याद रखोगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में, और इसी को फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा जाता है, फर्स्ट गल्फ वॉर। और इसको लोगों ने कंप्यूटर में और टेलीविजन पे देखा था, राइट, और इसमें इतने एडवांस मिलिट्री वेपन्स का यूज किया गया था, इसके कारण से इसको कंप्यूटर वॉर और साथ ही साथ इसको टेलीविजन वॉर, और साथ ही साथ इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम था कि वीडियो गेम वॉर। ठीक है, वीडियो गेम वॉर। एंड सद्दाम हुसैन जो थे उस समय इराक के प्रेसिडेंट थे। इराक के प्रेसिडेंट कौन थे? इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन। एंड यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? यूएस प्रेसिडेंट
यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश या जॉर्ज बुश सीनियर। तो ये चीज आप याद रखोगे ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। दरअसल इसके पीछे कहानी यही है कि 1998 में दरअसल 2 जगह पे हमले हुए थे। कौन कौन से हमले हुए थे, कौन कौन सी जगहों पे? तो एक हुआ था नैरोबी में, जो कि कहां पर है? कीनिया की कैपिटल नैरोबी। एंड दूसरा हुआ था दार एस सलाम में। दार एस सलाम कहां है? तंजानिया में। यहां पर अटैक हुआ था एम्बेसीज में। और उसके बाद उस समय के यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? बिल क्लिंटन। और उन्होंने ये चीज करा था जिसके अंतर्गत क्रूज मिसाइल से अटैक करे गए थे। राइट, क्रूज मिसाइल से अटैक करे गए थे अलकायदा के अगेंस्ट में। अलकायदा जो मैंने बताया कि एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, अलकायदा के अगेंस्ट में करे गए थे। कौन कौन से जगहों पे? सूडान एंड अफगानिस्तान में जो अलकायदा के बेसिस थे उन पर अटैक किए गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के बारे में। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। देखिए इसके पीछे कहानी यही है कि 9/11 के अटैक्स हुए थे। 9/11 के अटैक्स हुए थे। 9/11 अटैक्स मतलब 11 सितंबर 2001 अगर हम अपनी तरफ से बात करें तो 2001 को अटैक किए गए थे अमेरिका में। और उस अटैक के बारे में अब कुछ चीज़ें याद रख लीजिए कि अटैक में क्या हुआ था। 11 सितंबर को 4 जो फ्लाइट्स हैं या प्लेन है उसको हाईजैक किए गए थे। उसमें से जो 2 प्लेन थे ना उसने हिट किया था जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको, उसके नॉर्थ एंड साउथ टावर को। एक जो प्लेन है उसने हिट किया था जो यूएस की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके हेडक्वार्टर्स को, ठीक है, जिसको पेंटागन बिल्डिंग में हम लोग कहते हैं, पेंटागन बिल्डिंग, उसको हिट किया था। एंड एक जो था प्लेन वो एक तरह से क्रैश हो गया था पेंसिल्वेनिया में क्रैश कर गया था। तो ये चीज याद रखो। इसके बाद स्टार्ट होता है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, और उसी का एक पार्ट था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उस समय यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये भी आप याद रखोगे, यूएस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W. बुश। तो आप ऐसे याद रख सकते हो जिनके नाम में H.W. है ना तो फिर वो सीनियर हो गया, और जिनका छोटा नाम है W, एक ही लगा हुआ है W, तो इसका मतलब हो गया वो जूनियर हो गया। तो ये चीज़ है जॉर्ज बुश जूनियर। उसके बाद आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। दरअसल 2003 में स्टार्ट किया गया था, 19 मार्च 2003 को। और ये क्यों किया गया था? बिकॉज एलिगेशन लगाया गया था कि इराक इज डेवलपिंग WMDs, ठीक है, WMDs डेवलप कर रहा था। और उस समय यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? अगेन जॉर्ज W. बुश, जिनको जॉर्ज बुश आप जूनियर भी कह सकते हो। एंड इराकी प्रेसिडेंट कौन थे? इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, राइट, सद्दाम हुसैन। सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको इन वीडियोस के जो PDFs एंड स्लाइड्स हैं उसके PDF अगर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर डाउट फॉर्म दिया गया है उसमें आप हम तक पहुंच सकते हो, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।